गुड इवनिंग दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल MCSA इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, हम लोग इंडियन ज्योग्राफी का सेगमेंट स्टार्ट कर चुके हैं। आज हम लोगों की 5वीं क्लास है और इसमें हम लोग इंडियन ज्योग्राफी की लगभग तमाम सारी चीज़ें जो भी हैं, फिजिकल स्ट्रक्चर से लेकर के पड़ोसी राज्य जो हैं और तमाम सारे विषयों पे हम लोगों ने चर्चा की। आज हम लोग इसी क्रम में आज भौतिक भूगोल, जो भारत का भौतिक भूगोल है उससे संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। हिमालय के स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे, वहाँ पर हिम रेखाएँ कहाँ से कहाँ तक आपको हिम रेखाएँ किस क्षेत्र में मिलेंगी, कौन सा ग्लेशियर कहाँ पर स्थित है। इस तरह के बहुत सारे प्रश्नों में हम लोग भौतिक स्वरूप के प्रश्नों को आप लेकर के आज आए हुए हैं। आशा करता हूँ कि जैसे सारे सेगमेंट आपको पसंद आ रहे हैं वैसे ये भी आपके लिए काफ़ी पसंद आएगा और काफ़ी उपयोगी आपके लिए सिद्ध होगा एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आइए दोस्तों, प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। भारत का भौतिक जो स्वरूप है उसके पहले प्रश्न की तरफ हम लोग अग्रसर होते हैं। पहला प्रश्न दे रहा है दोस्तों, हिमालय में हिम रेखा निम्न के बीच होती है, मतलब कहाँ से कहाँ तक होती है हिम रेखा, ये कहने के बारे में पूछ रहा है। अब हिमालय की हिम रेखा जरा देख लीजिए। हिमालय का टोटल विस्तार इस तरह से आपका हिमालय का विस्तार है, ठीक है। हिमालय आपका यहाँ पर अगर देखेंगे तो हिमालय का ये पश्चिमी हिस्सा होगा और ये पूर्वी हिस्सा होगा, ठीक। और मिड में आप मध्यवर्ती क्षेत्र जो होगा ये आपका महान हिमालय वाला हिस्सा आपका कहलाएगा। मध्य वाला हिस्सा जो है ये महान हिस्सा है। अब हिमालय में क्या है ना, यहाँ पर हिम रेखा अलग अलग स्थितियों में पाई जाती है। तो एक तो आप बात कर लेते हैं पहले, हिमालय की औसत हिम रेखा क्या है। हिमालय की औसत हिम रेखा, तो ध्यान रखिएगा, हिमालय की प्रश्न इसी तरह से पूछेगा और बहुत बारीकी से समझ लीजिए आप लोग। हिमालय की औसत हिम रेखा अगर पूछता है, औसत हिम रेखा, ठीक है, तो वहाँ पर अगर आप देखेंगे प्रश्न को तो वहाँ पर औसत हिम रेखा की बात करेंगे तो वो आपका 5500 से लेकर के, ठीक है, 5500 से लेकर के आपका 6000 मीटर के बीच में आपका मिलेगा। ये औसत हिम रेखा है। लेकिन यहाँ पर दो चीज़ें आपको देखें, एक तो हिमालय की औसत हिम रेखा जब पूछेगा तो उसमें शब्द मेंशन ज़रूर करेगा, उत्तरी पूछेगा या दक्षिणी हिमालय की पूछेगा, तो यानी कि ये वाला हिस्सा उत्तरी में आएगा, ठीक है। महान हिमालय की बात हो रही है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर आपको हिमालय की औसत हिम रेखा की बात करेंगे तो उत्तरी हिस्से की जो ऊंचाई होगी वो यहाँ पर 5500 मीटर से 6000 मीटर, ठीक है, 6000 मीटर से 6000 मीटर के बीच में पाई जाएगी। और दक्षिण की बात करेंगे यानी कि बृहद हिमालय जो महान हिमालय है इसके दक्षिण, यानी कि ऐसे आप कह सकते हैं इसको, चाहे महान हिमालय कहें या आप कह सकते हैं हिमालय का उत्तरी और दक्षिणी हिस्सा। तो दक्षिण की बात करेंगे तो वहाँ पर आपको 4500 से लेकर के 6000 मीटर मिलेगी हिमरेखा। इसके ऊपर हिमरेखा आपको मिलेगी, ठीक है। 5500 से दोस्तों उत्तर में 5500 से लेकर के 6000 मीटर के बीच में हिमरेखा मिलेगी आपको। और दक्षिण के हिस्से में अगर आएंगे तो वहाँ 4500 से लेकर 6000 मीटर तक मिलेगी। फिर इसके बाद अगर हम पूर्वी हिस्से की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको 4300 मीटर से लेकर के 6000 मीटर के बीच में हिमरेखा पाई जाती है। और वही बात अगर हम पश्चिम की बात कर लेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 5800 मीटर से लेकर के 6000 मीटर के बीच में, 6000 मीटर के बीच। समझ रहे होंगे आप लोग, प्रश्न को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो पश्चिम में अगर हिमरेखा की बात करेगा तो 5800 से लेकर के मीटर से लेकर के 6000 मीटर के बीच में आपको हिमरेखा मिलेगी। वहीं पूरब की बात करेंगे तो 4300 मीटर से लेकर के 6000 मीटर के बीच में मिलेगी। हिमालय के उत्तर की बात करेंगे औसत हिमरेखा की तो 5500 मीटर से लेकर 6000 मीटर तक मिलेगी आपको हिमरेखा। और जो औसत हिमालय का दक्षिणी हिस्सा है तो दक्षिणी में अगर बात करेंगे तो 4500 से लेकर 6000 मीटर के बीच में यहाँ मिलेगी। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, ये बात दिमाग में अपने फीड कर लीजिए। उत्तर में 5500, दक्षिण की बात करेंगे तो 4500, पूरब की बात करेंगे तो 4300 और अगर पश्चिम की बात करेंगे तो 5800 मीटर आपको मिलेगी औसत हिमरेखा की ऊंचाई। और इसके साथ आप 6000 मीटर जोड़ दीजिएगा, 6000 मीटर तक सभी के साथ में, ठीक है। तो आइए प्रश्न, इस आधार पे प्रश्न को हम लोग देखते हैं कि एक्चुअल में क्या प्रश्न पूछा है। कह रहा है पहला कि 4300 मीटर से 6000 मीटर पूर्व में, दूसरा कह रहा है 4500 से लेकर 4000 से लेकर 5800 मीटर पश्चिम में, तीसरा कह रहा है 4500 से लेकर 6000 मीटर पश्चिम में, और चौथा कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। ये आपका प्रश्न है। तो मैंने अभी बताया दोस्तों, क्या बताया आपको, पूरब में बताया 4300 मीटर,
ठीक है। फिर मैंने बताया पश्चिम में, आपको बताया मैंने 5800 मीटर, ठीक है, 5800 मीटर। फिर मैंने उत्तर में बताया था आपको कितना, 5500 मीटर। और फिर दक्षिण में मैंने बताया 4500 मीटर, ठीक है। इसके आगे मैंने 6000 बोला था। अब यहाँ पर देखो कह रहा है क्या, पूरब में क्या कह रहा है, 4300 से लेके 6000 मीटर। तो ये तो बिल्कुल सही आपका हो गया जवाब। यहीं से आपका देखिए सवाल मिल गया तुरंत आपसे। दूसरा आपसे कह रहा है 4500 से 4000 से लेकर 5800 मीटर पश्चिम में कह रहा है, तो 5800 मीटर नहीं, 5800 मीटर से 6000 मीटर होगा। ये 4000 दे रहा है, तो ये गलत हो गया आपका। फिर क्या कह रहा है, 4500 से लेकर 6000 मीटर नहीं, 4500 से 6000 मीटर तो कहाँ पर है, ये तो दक्षिण वाले हिस्से की बात थी, तो ये गलत हो जाएगा। उपरोक्त में से कोई नहीं, तो ये ऑप्शन भी गलत है, यानी एक सही है। तो पहला आपका आंसर सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आशा करता हूं दोस्तों कि ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और संभवतः कभी आप भूलेंगे नहीं इसको। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। सियाचिन हिमनद कहाँ पर स्थित है, ये प्रश्न आपका है, सियाचिन हिमनद कहाँ पर स्थित है। पहला कह रहा है अक्साई चीन के पूर्व में, दूसरा कह रहा है लेह के पूर्व में, तीसरा कह रहा है गिलगिट के उत्तर में, और चौथा कह रहा है आपका नुब्रा घाटी के उत्तर में, ठीक है। तो ये प्रश्न आपका दे रहा है, तो आपको जवाब देना है कहाँ पर स्थित है। तो बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा कि कहाँ पर स्थित है। तो अक्साई चीन के, देखिए यहाँ पर पूर्व कह रहा है, ये गलत दे रहा है, अक्साई चीन के पश्चिम में है। कहाँ पर है, अक्साई चीन के पश्चिम में, ठीक है। इसके बाद आपका दे रहा है लेह, लेह के कह रहा है कि पूर्व में नहीं, लेह के उत्तर में है, लेह के उत्तर में, तो ये पूरब गलत हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। फिर कह रहा है आपका गिलगिट के उत्तर में नहीं, गिलगिट के उत्तर में नहीं, गिलगिट के पूर्व में है दोस्तों, गिलगित के पूर्व में हो जाएगा। और फिर कह रहा है नुब्रा घाटी, कह रहा है नुब्रा घाटी के उत्तर में। जी हाँ, बिल्कुल सही दिया है, नुब्रा घाटी के उत्तर में होगा। तो यहाँ पर अगर होता अक्साई चीन के पश्चिम में तो ये सही हो जाता, लेह के उत्तर में होता तो ये सही हो जाता, गिलगित के पूर्व में होता तो ये सही हो जाता। यहाँ पर सिर्फ एक सही नुब्रा दिया है, नुब्रा घाटी के उत्तर में हो जाएगा। आइए फिगर के माध्यम से देखते हैं थोड़ा सा, इसको आप समझिएगा। देखिए यहाँ पर आपका प्रश्न यही है, ये कह रहा है कि अक्साई चीन है, तो अक्साई चीन के किधर पड़ेगा दोस्तों, ये अक्साई चीन के पश्चिम में पड़ेगा आपका। देखिए अक्साई चीन ये है, तो अक्साई चीन के कहाँ पड़ेगा, ये पश्चिम में पड़ेगा, ठीक है, मैंने अभी आपको समझाया। फिर इसके बाद में आपको कह रहा है क्या इसके अलावा कह रहा है लेह के बारे में, तो लेह लद्दाख आप देख रहे हैं, लेह के बारे में आपका देखेंगे तो लद्दाख आपका है यहाँ पर, ठीक है। लद्दाख लेह के कहाँ पे पड़ेगा आपको दोस्तों, लेह के उत्तर में पड़ेगा, ये उत्तर वाला हिस्सा पड़ जा रहा है आपका, ठीक है। इसके बारे में अगर आप देखेंगे, नुब्रा घाटी के बारे में आप देखेंगे तो नुब्रा घाटी के उत्तर में दे रहा है, तो ये तो सही ही है, नुब्रा घाटी के उत्तर में आ जाएगा। इसके अलावा आपका देख गिलगिट दिया हुआ था, गिलगिट के कहाँ पे आपका हो जाएगा, गिलगिट के आपका पूरब में हो जाएगा, तो ये गिलगिट आपका पड़ रहा है, गिलगिट, ठीक है, गिलगिट बलूचिस्तान वाला हिस्सा इसके पूरब में पड़ेगा आपको। तो इस तरह से आपका पूरा क्वेश्चन मैप के माध्यम से करेक्ट हो गया, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। चलिए दोस्तों आते हैं नए प्रश्न पे। अपना प्रश्न है निम्न में से कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है। यहाँ पर आपको बताना ये है, तो सियाचिन हिमनद दे रहा है, बाल्टोरो हिमनद है, ठीक है, बाल्टोरो ऐसे रहेगा, बाल्टोरो हिमनद है। फिर इसके बाद चोमोलुंगमा, ये आपका हिमनद है, चोंगो लुंगमा होना चाहिए, चोमो नहीं होना, चोंगो होना चाहिए दोस्तों, यहाँ पे चोंगो लुंगमा, चोंगो लुंगमा, ये आपका हिमनद है, ठीक है। अगला है बियाफो हिमनद। तो बताना है आपको कौन सा हिमनद कैसे है सबसे बड़ा। तो जरा सा आप जान लीजिए सबसे बड़ा हिमनद क्या है, अभी मैं आपको चार्ट के माध्यम से आगे वाले क्वेश्चन में समझा दूंगा। सबसे बड़ा हिमनद है दोस्तों 76.64 जो है किलोमीटर लंबा है, किलोमीटर ये लंबा है। कौन सा हिमनद, सियाचिन सबसे लंबा है। फिर इसके बाद में बाल्टोरो की अगर हम बात कर लेते हैं, तो बाल्टोरो हिमनद हमारा जो काराकोरम श्रेणी में पड़ता है वो 58 किलोमीटर है, बाल्टोरो 58 किलोमीटर है, ठीक है। सियाचिन भी काराकोरम में पड़ता है, ये भी जरा जान दे रहिएगा आप लोग, काराकोरम में ये भी आपका बाल्टोरो भी काराकोरम श्रेणी में पड़ता है। और चोंगो लुंगमा जो है ये भी काराकोरम में पड़ता है, काराकोरम में पड़ता है। इसकी ऊंचाई जो है लगभग 50, मतलब इसकी लंबाई जो है 50 किलोमीटर के आसपास है, ठीक है, 50 किलोमीटर है। और इसके बाद आपका बियाफो है, बियाफो जो कि काराकोरम में है, ये 60 किलोमीटर लंबा है, 60 किलोमीटर लंबा, ये भी काराकोरम में,
कोरम में। तो यानी कि सभी सियाचिन, बाल्टोरो, चोंगोलुंगमा और बियाफो, ये चारों जो आपके हैं काराकोरम श्रेणी में हैं। इनकी जो इनका विस्तार जो है, इनका क्षेत्रफल, इनकी लंबाई जो है 76.6 किलोमीटर सबसे ज़्यादा सियाचिन की है। दूसरे नंबर पर बियाफो है जो कि 60 किलोमीटर लंबा है, और बाल्टोरो आपका 58 किलोमीटर लंबा है, और चोंगोलुंगमा जो है 50 किलोमीटर लंबा है। ठीक है, तो सबसे लंबा कौन सा हो जाएगा दोस्तों? सियाचिन हो जाएगा। अगर सियाचिन नहीं दिया होता तो फिर इसके जगह पर आपका बियाफो हो जाता, और बियाफो भी नहीं देता तो बाल्टोरो हो जाता, और सबसे कम यहाँ पर चोंगोलुंगमा है आपका। ठीक है, चलिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए कुछ ग्लेशियर्स के बारे में मैंने मैप में डाल दिया है, तो आप इसको थोड़ा बारीकी से देख लीजिएगा, शॉर्ट स्क्रीन कर लीजिएगा इसमें कि कहाँ पड़ता है। बाल्टोरो है, बियाफो है, हिस्पार है, सियाचिन है, ये तमाम सारे जो ग्लेशियर्स दिए हुए हैं। बाकी उत्तराखंड के, हिमाचल प्रदेश के ग्लेशियरों के बारे में दे रहा है, ये भी आप देख लीजिएगा। चेमा जेमू ग्लेशियर जो है इसके बारे में भी दे रहा है आपको, सिक्किम में पड़ता है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। सबसे बड़ा हिमनद निम्नलिखित में से कौन सा है? कौन सा है? फिर से एक क्वेश्चन आ गया है, इनमें से सबसे लंबा जो हिमनद है वो आपको बताना है, सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है इसमें से। ठीक है, तो ऑप्शन में देखिए कंचनजंगा दे रहा है, रुंडन है, गंगोत्री है, और केदारनाथ है। तो यहाँ पर अगर आप बात करेंगे तो किसकी क्या है इसके बारे में आपको देखना है। तो आपका गंगोत्री हिमनद की बात करेंगे तो ये 26 किलोमीटर लंबा है दोस्तों। ठीक है, और रुंडन जो आपका है वो लगभग 19 किलोमीटर लंबा है आपका हिमनद। कंचनजंगा 16 किलोमीटर लंबा आपका है, और इसके बाद अगर बात करें केदारनाथ की तो 14 किलोमीटर लंबा ये हिमनद है। तो पूछा है सबसे लंबा किसका हिमनद है, सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? वो आपका गंगोत्री हो जाएगा। अगर गंगोत्री ऑप्शन में ना होता, बाकी अगर दिया होता तो रुंडन आपका हो जाएगा, और रुंडन के बाद आप देखें कंचनजंगा, और फिर इसके बाद केदारनाथ आपका 14 किलोमीटर लंबा है आपका। ठीक है, तो ये क्रम भी आप बारीकी से ध्यान रखिएगा दोस्तों। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में से विशालतम हिमनद कौन सा है? विशालतम हिमनद के बारे में पूछ रहा है। पहला कह रहा है जेमू ग्लेशियर्स के बारे में कह रहा है। जेमू के बारे में अभी मैंने पिछले प्रश्न में बताया था, कहाँ पड़ता है? सिक्किम में पड़ता है, सिक्किम में पड़ता है। ठीक है, और ये लगभग 25 किलोमीटर लंबा है आपका हिमनद। फिर आपका गंगोत्री की तो अभी बात हम लोगों ने की थी, 26 किलोमीटर आपका है, 26 किलोमीटर है। कहाँ पड़ेगा ये? उत्तराखंड में। ठीक है, फिर इसके बाद ससाइनी ऐसे होना चाहिए, ससाइनी जो आपका है वो काराकोरम श्रेणी में है, 17.85 के करीब में है, यानी कि 17 से 18 आप मान सकते हैं। 18 किलोमीटर है, काराकोरम श्रेणी में है। ठीक है, फिर इसके बाद में आपका बाल्टोरो है। अभी बाल्टोरो के बारे में हम लोगों ने बात की थी, 58 किलोमीटर लंबा है, 58 किलोमीटर काराकोरम श्रेणी में पड़ता है, किलोमीटर लंबा है, काराकोरम श्रेणी में पड़ता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको देखेंगे यहाँ पे सबसे बड़ा फिर आपका कौन सा ग्लेशियर बन रहा है दोस्तों? बाल्टोरो ऑप्शन में सबसे राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में देखते हैं। यहाँ पर देखिए वही आपको जो हिमनद हैं उनके क्रम को देखा। कभी कभी दोस्तों क्रम से पूछ लेगा कि कौन आगे कौन पीछे का जो आपका है, सीक्वेंस पूछ लेगा। वैसे जब भी प्रश्न अभी तक पूछा है, इन्होंने पूछा है कि बड़ा छोटा का ही प्रश्न पूछा है। वैसे भी आप क्रम में देखते रहिएगा। अगर कभी प्रश्न इस तरह से बनता है तो ये सीक्वेंस आप क्रम में बनाए रखिएगा कि कौन सा ऐसे बन रहा है। ठीक है, उत्तर से दक्षिण का क्रम पूछ लेगा तो आपको बताना होगा दोस्तों कि कौन सा ग्लेशियर कहाँ पड़ रहा है। ठीक है, हिमनद कैसे पड़ रहा है। ठीक, ये क्रम आप रखिएगा, इधर से इधर का क्रम भी याद रखिएगा, उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से उत्तर का क्रम। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। चोराबाड़ी ग्लेशियर स्थित है। चोराबाड़ी ग्लेशियर कहाँ पर है? चोराबाड़ी नहीं होना चाहिए दोस्तों, चौराबाड़ी ग्लेशियर इसका नाम पूरा है। चौराबाड़ी ग्लेशियर, चौराबाड़ी नहीं बाड़ी है, चौराबाड़ी ग्लेशियर जो है कहाँ पर पड़ता है ये? तो आपका ऑप्शन दे रहा है केदारनाथ मंदिर के दक्षिण में, फिर कह रहा है केदारनाथ मंदिर के पश्चिम में, फिर कह रहा है केदारनाथ मंदिर के उत्तर में, फिर कह रहा है केदारनाथ मंदिर के पूर्व में। ठीक है, तो जान लीजिए कि यही जो आपका चौराबाड़ी ग्लेशियर है ये पड़ता है आपके उत्तर में, केदारनाथ मंदिर के उत्तर में पड़ता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। और ये पड़ता है उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में। कहाँ पर? उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जनपद में पड़ता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। हिमालय के हिमनदों को पिघलने की गति
है, क्या है, मतलब क्या स्थिति है हिमालय के हिमनदों की स्थिति पूछ रहा है। कह रहा है सबसे कम है, सबसे अधिक है, विश्व के अन्य भागों के हिमनदों के समान है, और चौथा कह रहा है हिमालय के हिमनदों के पिघलने के विषय में, ठीक है, हिमालय के पिघलने के विषय में सूचना उपलब्ध नहीं है। नहीं भाई, सूचना तो उपलब्ध है, ये गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। फिर कह रहा है क्या विश्व के अन्य हिमनदों उसके समान है, नहीं, बिल्कुल भिन्नता है, सब जगह के अलग अलग अक्षांशों पे सबकी लोकेशन है, तो एक समान हो ही नहीं सकता, तो ये गलत है, आपका ऑप्शन बिल्कुल वैसे ही हो जाएगा आप। फिर इसके बाद सबसे कम है, नहीं ऐसा भी नहीं है, सबसे कम है, सबसे अधिक है, यहाँ के जान लीजिएगा 50 वर्ष की अगर तुलना करेंगे परिणामस्वरूप इसका विस्तार बहुत कम होता चला जा रहा है। गंगा के उद्गम स्थल गंगोत्री के जो तेजी से पिघल रहा है, जहाँ से गंगोत्री से निकलती हैं गंगा जी हिमनद, और 50 वर्षों की तुलना में लगभग ये आधा हो चुका है, जो हमारा गंगोत्री हिमनद है वो लगभग आधा हो चुका है दोस्तों, ठीक है, तो सबसे अधिक है, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। कह रहा है निम्नलिखित हिमनदों में से कौन सा उत्तराखंड के कुमायूं क्षेत्र में अवस्थित है। उत्तराखंड के कुमायूं क्षेत्रों में कौन सा हिमनद स्थित है। पहला कह रहा है दोस्तों हिसार, हिसार नहीं होता, हिसपार है दोस्तों, यहाँ गलत लिखा हुआ है, हिसपार, हिसपार है नाम इसका, हिसपार है। जेमू है, जेमू नहीं जेमू है, जेमू ग्लेशियर है। मिलाम है, फिर रूपल है, ठीक है, ये आपको बताना है कहाँ उत्तराखंड के कुमायूं क्षेत्र में कौन सा स्थित है। तो हिसपार जो है ये आपका काराकोरम श्रेणी में है, काराकोरम में है। जेमू के बारे में भी आपने बात की थी, सिक्किम की में है, सिक्किम में पड़ता है। मिलाम आपका उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में है। और रूपल आपका कश्मीर में है, कश्मीर, कश्मीर में पड़ता है, ठीक है। तो ये है आपका पूछा कुमायूं क्षेत्र में पड़ता है, तो देखिए कौन पड़ रहा है कुमायूं क्षेत्र में, आपका मिलाम पड़ रहा है आपका कुमायूं क्षेत्र में, ठीक है, ये बात आपकी है। और एक बात जान लीजिए कि मिलाम हिमनद से ही ये कुमायूं क्षेत्र में इसी से ही शारदा या काली नदी निकलती है, ठीक है, मिलाम ग्लेशियर से ही कौन सी, शारदा, या इसी को ही काली नदी भी कहते हैं आप, काली नदी, शारदा या काली नदी मिलाम ग्लेशियर से निकलती है। मिलाम ग्लेशियर उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं, और यहीं पर देखिए कुछ हम लोग आपको एक डिटेल हमने दे दी है, और आप कोशिश करिएगा इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा कि जितने भी आपके ग्लेशियर्स हैं इसको शॉर्ट स्क्रीन कर लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर जितने भी आपके ग्लेशियर्स दिए गए हैं भारत में, वहाँ पर सारा आंकड़ा इसमें दिया गया है। सियाचिन के बारे में, बियाफो है, स्पार है, बाल्टोरो है, चोंगो लुंगमा है आपका, ये रीमो है, और खोरदोजीन है, पुन्हा है, पुनमा है, गंगोत्री है, जेमू है, ससाइनी है, रूपल है, और दियामीर है। ये सारे ग्लेशियर्स दिए गए हैं, और कहाँ इनकी लोकेशन, ये भी स्थिति भी बताया गया है, और इसकी ऊंचाई कितनी है, तो ये सभी एक बार आप देख लीजिएगा और अपने दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है। और हो सके तो शॉर्ट स्क्रीन कर लीजिए इसको, ये आपके लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध होने वाला है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। बंदर पूछ के बारे में पूछ रहा है, वो कह रहा है यमुना नदी, ठीक है, सॉरी यमुना नदी यानी बंदर पूछ से कौन निकलता है, यमुना नदी निकलती है, बिल्कुल सही कह रहा है यहाँ पर। फिर कह रहा है बारह सिगरी है, इससे क्या निकलती है, चेनाब नदी, ये भी आपका सही दिया है। मिलाम नदी के मिलाम कह रहा है, फिर गौरी गंगा, मिलाम यहाँ पे होना चाहिए ड्रेस, मिलाम और गौरी गंगा, तो ये भी आपका सही दिया हुआ है। फिर कह रहा है ससाइनी, ससाइनी से कह रहा है तीस्ता नदी निकलती है, ससाइनी से तीस्ता नदी, जो कि गलत है। ससाइनी से तीस्ता नहीं निकलती है, बल्कि जेमू से निकलती है, जेमू से तीस्ता निकलती है, जो जेमू ग्लेशियर से तीस्ता निकलती है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ससाइनी से नहीं निकलती हैं आपकी, ठीक। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। 10 नंबर प्रश्न है, मंदाकिनी नदी का स्रोत हिमनद है, ठीक है, हाँ, मंदाकिनी नदी का स्रोत हिमनद है, यानी मंदाकिनी नदी कहाँ से निकलती हैं, तो ये आपको बताना है। सुमेरु हिमनद से, जेमू हिमनद से, बंदरपूछ से, मिलाम से। तो अभी आपको बताया मिलाम से कौन सी नदी निकलती थी, बताइए कमेंट में। शारदा नदी या काली नदी, बंदरपूछ से कौन सी, यमुना नदी, जेमू से कौन सी निकल, तीस्ता नदी, सुमेरु हिमनद से कौन सी नदी निकलेगी, बताइए जल्दी से। मंदाकिनी, मंदाकिनी, मंदाकिनी नदी निकलती है, ठीक है। इसका जो स्रोत है
सुमेरु है। सुमेरु हिमनद से मंदाकिनी नदी निकलती है। ठीक है, बाकी शेष को भी मैंने बता दिया आपको। चलिए याद रख लीजिएगा दोस्तों अपने दिमाग में। अगला प्रश्न है, भारत के दक्कन के पठार का बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ किस काल में हुआ है, ये बताना है आपको। कह रहा है क्रिटेशियस युग में, दूसरा कह रहा है प्लिस्टोसीन युग में, तीसरा कार्बोनिफेरस युग में, चौथा कह रहा है मायोसीन युग में। ये आपको बताना है कि किस युग में हुआ है। ठीक है, तो आप जान लीजिएगा इसमें किस काल में हुआ है दोस्तों, क्रिटेशियस युग में हुआ है। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा आप लोग। दक्कन के पठार का बेसाल्टिक लावा किस युग में हुआ है, तो क्रिटेशियस युग में हुआ है। ठीक है दोस्तों। अगले प्रश्न पे आते हैं, मेघालय का पठार भाग है किसका, ये तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है, कई बार हो चुका है। हिमालय श्रेणी का, प्रायद्वीपीय खंड का, पूर्वी पर्वतों का, पूर्वी घाट पर्वतों का, सतपुड़ा पर्वतों का। जल्दी से जवाब दीजिए फटाफट। चलिए, प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है आपको, बिल्कुल सहजता से आपने बता दिया होगा इसको। आइए अगले प्रश्न पे आते हैं। ये देखिए पठार है ना, यहाँ पर आपका मेघालय पठार, ये सब दक्षिण, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है भारत के पठार। तो ये सारे पठार जो है आपके किसके हैं, इसी के हिस्से हैं दोस्तों। मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार, मेघालय का पठार, महाराष्ट्र का पठार, तेलंगाना का पठार, कर्नाटक का पठार दे रहा है, दंडकारण्य क्षेत्र इसको बता रहा है, दंडकारण्य का पठार, ये सब प्रायद्वीपीय पठार के ही हिस्से हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। कह रहा है भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए, भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए किस काल में, ये पूछ रहा है। इयोजोइक महाकल्प में, दूसरा कह रहा है पैलियोजोइक महाकल्प में, तीसरा कह रहा है मेसोजोइक महाकल्प में, चौथा कह रहा है सिनोजोइक महाकल्प में। तो आप जान लीजिए कि भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत किस काल में निर्मित हुए हैं, तो ये होगा सिनोजोइक महाकल्प में सभी निर्मित हुए हैं। ठीक है दोस्तों, और ये भी थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा अपने दिमाग में कि हिमालय तथा भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय यानी कि सिंध और गंगा के मैदानों के उत्तर का जो भाग है का निर्माण सिनोजोइक महाकाल में हुआ है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। उत्तर का जो भाग है किसके, सिंध और गंगा के मैदान के उत्तर का जो भाग है उस सिनोजोइक महाकाल में, यानी हिमालय और भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतों का। ठीक है, अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतों का यानी कि उसके अलावा के पर्वतों का पूछ रहा है। यहाँ प्रश्न थोड़ा समझना है, यानी हिमालय के बारे में पूछ रहा है, हिमालय और हिमालय से लगे हुए जो पर्वत हैं उनके बारे में। ठीक है, तो यहाँ भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत यानी प्रायद्वीपीय पर्वत के अलावा तो कौन बचता है भारत में अतिरिक्त पर्वत, तो हिमालय ही बचेगा। ठीक है, तो हिमालय तो भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत जो है, और ये जो पर्वत कहाँ मिलेंगे आपके, सिंध और गंगा नदी के मैदानी क्षेत्रों में जो पर्वत पाए जाते हैं, ये किस काल में हुए हैं, तो सिनोजोइक महाकल्प में। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखने में जितना ही अटपटा लग रहा है उतना ही उपयोगी है ये। ओके दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। छोटा नागपुर पठार का सर्वाधिक बसा घना बसा होना चाहिए था। ठीक है, घना बसा दोस्तों, घना बसा, जस्ट ए मिनट, घना बसा जिला धनबाद क्यों है, धनबाद क्या कारण है कि सबसे घना बसा हुआ है। यूपीपीसीएस मेंस में प्रश्न ये पूछा है 2007 में। चलिए देखिए क्या कह रहा है, उपजाऊ मिट्टी तथा दामोदर के निकाली गई नहरों द्वारा सिंचाई की सुविधा के कारण से। दूसरा कह रहा है कोयला, लोहा, अभ्रक, तांबा इत्यादि का पाया जाना, इस कारण से घना बसा हुआ है। तीसरा कह रहा है खनन उद्योग का विकास तथा औद्योगिकरण के लिए। और चौथा कह रहा है उपयुक्त में से सही। तो सबसे बड़ा जो कारण है धनबाद में वो जो है वो खनिज उद्योगों का विकास होना है, खनन उद्योगों का, खनिज नहीं खनन उद्योगों का, यानी कि वहाँ पर कोयला बड़े पैमाने पे खनाया जाता है, निकाला जाता है दोस्तों। इस पे कई सारी मूवीज़ भी बनी हुई हैं धनबाद को लेकर के, कोयले के खदानों को लेकर के वहाँ पे बात चली है। तो वो औद्योगिक, चूँकि जहाँ कोयला निकलेगा वहाँ औद्योगिकरण भी ज़्यादा हो जाएगा, तो ये कारण है दोस्तों, वहाँ घने बसने की आबादी का मूल कारण यही है। अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों, छोटा नागपुर पठार। ठीक है, छोटा नागपुर पठार, इसके बारे में कह रहा है कि क्या है, एक अग्र गंभीर है, दूसरा कह रहा है एक गर्त है, तीसरा कह रहा है एक पदस्थली है, और चौथा कह रहा है एक संप्राय मैदान है। ठीक है, तो इसके बारे में आपको बताना है कि ये कैसा है एक्चुअल में। चलिए फटाफट जवाब दीजिए।
तो अग्र गंभीर का जो मतलब हुआ है दोस्तों, इसका क्या मतलब, इसका जवाब आपने दे दिया होगा। अग्र गंभीर इसका जवाब है, लेकिन अग्र गंभीर का मतलब क्या होता है? अग्र गंभीर का मतलब होता है वह पठारी हिस्सा जो अपने आसपास की पहाड़ियों से घिरा हुआ है, ठीक है, और उन पहाड़ियों की जो उठ रही पहाड़ियाँ होती हैं उनकी तलछटी से वो अब भर रहा है, यानी कि वो जो पठारी हिस्सा है अपने पास जो उठ रही पहाड़ियों से या स्थित पहाड़ियों की जो कचड़े हैं, ठीक है, तलछटी जिसे कहते हैं आप, तलछटों से बड़ी तेज़ी से भरा जा रहा है। और ये मोस्टली जो है कुछ हमेशा तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन कुछ समय तक ये पानी से डूबा रहता है, ठीक है, सामान्यतः पानी से ढका रहता है। ऐसे पठारी हिस्से को अग्र गंभीर पठार कहते हैं। छोटा नागौर पठार उसी के अंतर्गत आपका आता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मानचित्र में ए बी सी डी द्वारा अंकित स्थान क्रमशः हैं कौन से? बड़े अच्छे प्रश्न हैं दोस्तों, ये बताना होगा आपको कि क्या है ये। पहला कह रहा है, देखिए ए बी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा दोस्तों, देखिए ए बी सी और यहाँ डी दे रहा है, ये दे रहा है आपका, पूछ रहा है क्या ये चीज़, ठीक है। तो ए क्या है, ए वाली जगह पर है क्या दोस्तों, आप देखिएगा ज़रा, मैं इसको देखिए हटा दे रहा हूँ आपको। ए वाला हिस्सा क्या दिख रहा है आपको, देखने से क्या लग रहा है, ऑप्शन के आधार पर आप देखेंगे तो आपको जवाब मिल जाएगा। बी में आपको क्या दिख रहा है, सी भी दिख रहा है आपको, ठीक है, और वो स्टेट को आप लोकेशन बनाइए कि लोकेशन क्या है, और डी वाले में अगर देखेंगे तो क्या लोकेशन आपकी बनेगी। चलिए आइए ऑप्शन के आधार पर देखते हैं। पहला कह रहा है रिफ्ट घाटी क्षेत्र, ठीक है, पहला कह रहा है रिफ्ट घाटी क्षेत्र, छत्तीसगढ़ मैदान, वर्षा छाया प्रदेश और छोटा नागपुर पठार। तो डी में ऐसा है क्या, डी छोटा नागपुर पठार आपको बताया गया, छोटा नागपुर पठार आएगा क्या, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। दूसरा कह रहा है यहाँ पर छत्तीसगढ़ का मैदान, तो यहाँ छत्तीसगढ़ है क्या, ए में छत्तीसगढ़ यहाँ पे है, यहाँ छत्तीसगढ़ दिख रहा है क्या, तो वहीं से गलत हो जाए। छोटा नागपुर बी में कह रहा है छोटा नागपुर पठार यहाँ है क्या, फिर यहाँ रिफ्ट घाटी अगर आप नहीं जानते हैं, और डी में पृष्ठ छाया प्रदेश के बारे में बता रहा है आपको, तो ये क्या संभव हो सकता है। चलिए अगले देखते हैं। तीसरा कह रहा है रिफ्ट घाटी क्षेत्र, छत्तीसगढ़, छोटा नागपुर पठार, वर्षा छाया प्रदेश, ये आपका ऑप्शन है। चलिए ये हो सकता है। फिर कह रहा है छत्तीसगढ़ मैदान, वृक्ष छाया प्रदेश, यानी देखिए यहाँ पर देखिएगा वृक्ष छाया, पहला कह रहा है क्या छत्तीसगढ़ का मैदान, तो यहाँ छत्तीसगढ़ है क्या भाई, छत्तीसगढ़ यहाँ पड़ेगा क्या चौथे में, तो ये तो हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये तो बिल्कुल दोनों है ही नहीं, बचा क्या, यही बचा, और है कैसे ये सही, ये भी हम लोग देख लेते हैं। चलिए इसमें है क्या, देखिए कह रहा है कि पहले कह रहा है रिफ्ट घाटी, जी हाँ, नर्मदा ताप्ती जो है रिफ्ट घाटियाँ बहती हैं, ये नर्मदा ताप्ती वाला बेल्ट है, बिल्कुल सही है ये, तो ये आपका रिफ्ट घाटी है बिल्कुल। फिर इसके बाद में कह रहा है छत्तीसगढ़, बिल्कुल मैदान, छत्तीसगढ़ का मैदानी क्षेत्र है, ये भी सही आपका है। फिर इसके बाद देखेंगे यहाँ सी जो है छोटा नागपुर पठार आएगा, तो सी नागपुर छोटा नागपुर पठार वाला हिस्सा आ जाएगा। देन इसके बाद अगर हम बात कर लेंगे तो ये वाला हिस्सा है, ये क्या है, पश्चिमी घाट का पूर्वी हिस्सा है, तो पृष्ठ छाया प्रदेश है ये, ठीक है, वर्षा छाया प्रदेश यानी पृष्ठ छाया प्रदेश पड़ेगा, तो ऑप्शन 3 इज राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और अब पूछ रहा अगला क्वेश्चन है, अरावली एवं विंध्याचल श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है, ये आपको बताना है। अरावली पर्वत श्रेणी और विंध्याचल की वे, मालवा का पठार, दूसरा कह छोटा नागपुर पठार, दक्कन का पठार, प्रायद्वीपीय पठार। तो जरा बताइए, बिल्कुल बहुत ही सरल प्रश्न है। प्रायद्वीपीय पठार तो पूरे को कहते हैं, तो ये है ही नहीं। दक्कन का पठार नीचे पड़ता है आपका, तो ये है ही नहीं आपका। छोटा नागपुर पठार पूरब में पड़ता है, वो है ही नहीं। तो बचा क्या, अरावली पर्वत श्रेणी, विंध्याचल पर्वत श्रेणी, इसके बीच में मालवा की उच्च भूमि आपको मिलेगी, मालवा का पठार। तो पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है, मालवा का पठार। अगला है दंडकारण्य क्षेत्र अवस्थित है कहाँ पर, तो दंडकारण्य क्षेत्र के बारे में आपको बताना है, ये कहाँ पर है आपका, कह रहा है छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में है, दूसरा कह रहा है छत्तीसगढ़ उड़ीसा में आपका है, तीसरा कह रहा है छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में है, फिर से कह रहा है छत्तीसगढ़ उड़ीसा सॉरी झारखंड और उड़ीसा कह रहा है, और चौथे में कह रहा है आंध्र प्रदेश और झारखंड के बीच में स्थित है। तो आपको बताना है इसमें से कि ये कौन सा आपका क्षेत्र बनेगा, दंडकारण्य का क्षेत्र जो आपका बनेगा, दंडकारण्य का क्षेत्र कहाँ पर अवस्थित है ये देखना है। तो देख लीजिए दंडकारण्य का क्षेत्र इस तरह से अगर हम देखेंगे दोस्तों, तो दंडकारण्य का जो क्षेत्र हमारा पड़ेगा वो कई क्षेत्रों में पड़ता है। कौन कौन से क्षेत्र हैं मैं बता दूं आपको, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश,
इन जगहों पर फैला है दोस्तों? आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में विस्तृत है। तो यहाँ पर अवस्थित क्वेश्चन दे रहा है, तो इस आधार पर यह प्रश्न बिल्कुल आप देखेंगे कौन सा हो सकता है। ज़्यादातर इसका जो विस्तार देखेंगे आप तो कहाँ पर पड़ेगा आपका? छत्तीसगढ़ और उड़ीसा वाले हिस्सों में, यानी छत्तीसगढ़ आपका और उड़ीसा, ये जो मूल क्षेत्र इसके पड़ेंगे। तो छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश दे रहा, मध्य प्रदेश के कार्ड, ये गलत हो जाएगा क्योंकि मध्य प्रदेश में नहीं इसका विस्तार है। फिर कह रहा है झारखंड और उड़ीसा की बात कर रहा है, तो झारखंड वाले क्षेत्र में भी नहीं है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन में झारखंड में कहीं है क्या? नहीं है, तो इस नाते ये भी नहीं होगा, ये दोनों नहीं हुए। आंध्र प्रदेश और झारखंड, चूँकि झारखंड दिया इस नाते ये भी नहीं हो पाएगा। तो बच्चा क्या? छत्तीसगढ़ उड़ीसा वाला क्षेत्र आपका बनेगा। है कहाँ कहाँ विस्तार इसका? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। 19 नंबर का है, दंडकारण्य पठार भारत के किस भाग में स्थित है? ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न, सरल प्रश्न है, उसी से बिल्कुल मिलता हुआ प्रश्न आपका है। कह रहा है उत्तर में, पूर्व में, मध्यवर्ती में, फिर पश्चिम में। तो कहाँ पड़ेगा दोस्तों? ये हिस्सा ना तो पूर्वी हिस्से में पड़ेगा, ना ही आपका पश्चिमी में पड़ेगा, ना पूर्वी ना पश्चिमी। उत्तर में तो पड़ेगा नहीं, मध्यवर्ती क्षेत्र है, यहीं पर आपका पड़ेगा मध्यवर्ती क्षेत्र में। ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 20 में कह रहा है, बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? ये आपको बताना है, भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है कौन सा क्षेत्र है? ये बिहार का क्षेत्र बात कह रहा है। रोहतास पठार कह रहा है, दूसरा कह रहा है आपका उत्तर पश्चिमी पहाड़ियाँ, तीसरा कह रहा है खड़गपुर पहाड़ियाँ, और चौथा कह रहा है आपका उत्तर गंगा का मैदान। तो गंगा का मैदान पुराना हो ही नहीं सकता, तो ये बिल्कुल हट गया आपका यहाँ से। यहाँ पर आपका खड़गपुर की जो पहाड़ियाँ हैं दोस्तों, इसके बारे में जान लीजिए, बड़ी अच्छी बात है। यहाँ पे ये धारवाड़ क्रम की हैं, धारवाड़ क्रम की हैं। तो धारवाड़ क्रम तो बिल्कुल आर्कियन काल के बाद में जो पहला आता है वो धारवाड़ क्रम ही आ जाता है, फिर कुड़प्पा आएगा। ये सब चीज़ें पिछले वीडियो में हो चुके हैं, आप लोग देख लीजिएगा दोस्तों, धारवाड़ क्रम में आती हैं। ठीक है, उसके बाद की अगर हम बात करेंगे तो रोहतास पठार जो है ये विंध्यन क्रम के अंतर्गत आती है, विंध्यन क्रम के अंतर्गत आएगी, जो कि उसके बाद का है। ठीक है, और ये चीज़ें उत्तर पश्चिम का जो है ये तृतीय क्रम यानी टर्शियरी युग में आपकी आ जाएंगी, तृतीय क्रम की चट्टानों के रूप में आएगा, और सबसे नवीन ये हो जाएगा। तो धारवाड़ सबसे प्राचीन है। ठीक है, क्रम आप लोग बता के हमको लिख करके जवाब दे दीजिएगा कि कौन कौन सा क्रम आपका आता है। तो पहले कौन सा क्रम आएगा? सबसे आर्कियन आएगा, फिर आपका धारवाड़ क्रम आएगा, फिर इसके बाद कुड़प्पा आपका आएगा, फिर इसके बाद विंध्यन आएगा, फिर इसके बाद गोंडवानालैंड आएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये सबसे ज़्यादा हो जाएगा खड़गपुर आपका। ठीक है, ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्न में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है? ये आपको बताना है, मेघालय के पठार का अंश नहीं है। भुवन पहाड़ियाँ, गारो पहाड़ियाँ, खासी पहाड़ियाँ, जयंती पहाड़ियाँ। तो भी गारो, खासी, जयंतिया एक क्रम में ही है दोस्तों, ये तो तीनों हैं। भुवन की जो पहाड़ियाँ हैं ये आपकी भुवन की पहाड़ियाँ नहीं हैं, बल्कि भुवन की पहाड़ियाँ कहाँ पड़ती हैं? मिजो हिल्स में, मिजो हिल्स। ये मिजो हिल्स कहाँ का है? ये पूर्वी हिमालय जो है ना, हिमालय इसी का ही एक अंश है दोस्तों, इसी का एक विस्तार है। ठीक है, तो पूर्वी हिमालय या हिमालय कह सकते हैं आप। मिजो हिल्स किसका विस्तार है? हिमालय का विस्तार है या पूर्वी हिमालय का विस्तार है? उसी में ही भुवन पहाड़ियाँ मिलती हैं मिजोरम में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत समुद्र तल मापा जाता है? बहुत ही आसान प्रश्न है और आपको बहुत अच्छे से पता होगा। मुंबई का तट? जी नहीं। चेन्नई का तट? जी हाँ, चेन्नई के तट से ही भारत की औसत समुद्र तल की ऊंचाई नापी जाती है। तो चेन्नई का तट आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा, इसमें से तटीय राज्यों के बारे में इस मैप में आपको दिया हुआ है, तो थोड़ा सा मैप देख लीजिएगा जिससे आपको आसानी हो जाएगी थोड़ा सा देखने में। ठीक है, स्टेट्स के बारे में है और बहुत सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं, तो बारीकी से इसको ध्यान दे दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार है, भारत के प्रादेशिक क्षेत्र का जो क्षेत्र है इसका विस्तार कहाँ पर है, कितना मिलता है? तो कह रहा है तट से 3 मील तक, तट से 6 मील तक, तट से 12 मील तक, तट से 24 मील कर। तो देखिए किसी भी देश की, ठीक है, किसी भी देश की प्रादेशिक जो जल क्षेत्र है वो जो क्षेत्रीय प्रादेशिक जो जल क्षेत्र है उसे क्षेत्रीय सागर कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, और क्षेत्रीय सागर की दूरी जो आधार रेखा जो होती है, आधार रेखा से लगभग
12 जो है समुद्री मील अंदर तक होता है, ठीक है। वहीं से नापा जाता है, आधार रेखा से सागर की ओर मापा जाता है और सामान्यतः 12 नॉटिकल मील होती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कुछ मैप में दिया गया है, तो यहाँ 12 नॉटिकल मील, पहले मैं आंसर बता दूँ फिर डिटेल आपको दे देता हूँ। यहाँ देखिए आपका ये हो जाएगा। ये होता क्या है कि जो कटा पिटा क्षेत्र होता है आपका सागरीय क्षेत्र में, आप यहाँ पर देखिए आंतरिक सागर, ये जो आपका जो यहाँ पर डिटेल दिख रहा है, ये जो हिस्सा दिख रहा है ये हाल आपका, ये क्या है, ये आंतरिक जल आ जाएगा, यहीं से एक आधार रेखा होगी, ठीक है, यहीं से। और यही जो क्षेत्र होगा, देखिए यहाँ क्षेत्रीय सागर लिखा हुआ है, ये क्षेत्रीय सागर है, ठीक है। तो यहाँ से 12 नॉटिकल मील तक की जो दूरी होती है वो बात यहाँ पे बताया जा रहा है, ठीक है। इसके बाद की जो होती है वो समीपस्थ मंडल के रूप में जाना, ये 12 नॉटिकल मील होता है। फिर यहाँ से लेकर के 200 नॉटिकल मील दूर तक की दूरी का जो है टोटल इस कंट्री का अधिकार होता है, ठीक है। उस तरह की चीज़ें के ये डिटेल वीडियो हमने उसमें बताया है, तो आप वहाँ देख सकते हैं, और ज़रूरत पड़ेगी आगे भी हम आपको इसको समझा देंगे अच्छी तरीके से, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ आपको पता हो जानी चाहिए। तो 12 नॉटिकल मील, ये आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। भारत की तटरेखा की कुल लंबाई कितनी है? बहुत ही आसान प्रश्न है। 3500 किलोमीटर, जी नहीं, बिल्कुल नहीं। 800 किलोमीटर, ये भी नहीं। 6000 किलोमीटर, ये हो सकता है। फिर क्या 7516, बिल्कुल एग्जैक्ट दे दिया है, तो यही हो जाएगा आपका, ठीक है। ये टोटल हो जाएगा 7516, ठीक है। 7516.6 एग्जैक्टली है। 75 कहीं कहीं मिलेगा आंकड़े, जो एग्जैक्ट अगर पूछता है तो 7516.6 किलोमीटर है दोस्तों, सबसे लंबा ये आपका समुद्री तट रेखा है भारत की, ठीक है। तीन ओर से चूंकि भारत जल से घिरा हुआ है, तो ये आपका बनेगा यहाँ पे। अगला है दोस्तों, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तट रेखा सबसे लंबी है? तो ये आपको बताना है। पिछले प्रश्न में अगर देखा होगा तो आपने, तो आपको याद होगा कि सबसे लंबी तट रेखा कह रहा है महाराष्ट्र की बात कह रहा है, फिर आंध्र प्रदेश, फिर कह रहा है तेलंगाना, फिर इसके बाद गुजरात। तो गुजरात दे दिया है तो उसमें बताने की ज़रूरत ही नहीं, गुजरात की तट रेखा सबसे लंबी है, लेकिन कितनी लंबी रेखा है ये आपको बताना है। ये होगा 1214, ठीक है, 1214 किलोमीटर है, 1214.7 किलोमीटर एग्जैक्टली है ये आंकड़े जो आपको दिए गए हैं, ठीक है। तो 1214 किलोमीटर होगा, आप इसको आकलन बना लीजिएगा। इसके बाद की अगर हम बात करेंगे तो आपका अगर केरल की बात कर लेते हैं तो ये 569 है, 569.7 किलोमीटर लंबा है, एग्जैक्ट मैं आपको बता दे रहा हूँ। आंध्र प्रदेश की बात करेंगे तो 973.7 किलोमीटर है, एग्जैक्ट ये बिल्कुल मानक है आपके। और अगर महाराष्ट्र की बात करेंगे तो 652, ठीक है, 0.6 किलोमीटर है, 652.6 किलोमीटर। तो ये आपको अच्छी तरीके से याद हो जाना चाहिए। 652, तो एग्जैक्ट अगर देखेंगे 652 किलोमीटर किसका है? महाराष्ट्र की है। आंध्र प्रदेश की 973 किलोमीटर है। फिर अगर हम बात कर लेंगे केरल की तो 569 है, ठीक है। और इसके बाद अगर गुजरात की बात करेंगे तो 1214 किलोमीटर है। तो सबसे लंबा किसका हुआ? ये आपका सबसे लंबा ऑप्शन बन के आ गया है दोस्तों, ठीक है। तो ये आपको बहुत अच्छी तरीके से दोस्तों याद कर लीजिएगा। तो अगर मान लो गुजरात ना दे ऑप्शन में, कभी कभी ऐसा होता है, तो दूसरे नंबर पर आपका आंध्र प्रदेश आ जाएगा, ध्यान रहे आपको। और वह भी नहीं अगर देता है तो महाराष्ट्र का नंबर आ जाएगा, और फिर उसके बाद केरला का नंबर आपका आएगा। तो ये बहुत ही बारीकी से आप इस बात को दिमाग में अपने बैठा लीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न दे रहा है दोस्तों, प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नाम सूचक है किसका? बताइए, रत्नाकर किसे कहा जाता है? ऐसे भी एक प्रश्न आपका पूछा है, रत्नाकर किसे कहा जाता है? अरब सागर को? जी नहीं। बंगाल की खाड़ी को? जी नहीं। हिंद महासागर को? जी हाँ। रत्नाकर, इस हिंद महासागर को रत्नाकर भी कहा जाता है, रत्नाकर भी कहा जाता है इसको। तो बाकी ये है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। चलिए, तो इस तरह से आपका 26 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। कह रहा है सर्वाधिक तटीय अपरदन होता है किसके द्वारा? कह रहा है आपको लहरों द्वारा, ज्वार भाटा द्वारा, धाराओं द्वारा, सुनामी के द्वारा। तो सबसे ज़्यादा जो होगा दोस्तों किसके द्वारा होगा? लहरें ही काटती हैं। जितने भी समुद्री लहरों के यानी समुद्री जल के द्वारा जो स्ट्रक्चर बनता है तटों पर, वो लहरों के द्वारा ही बनता है। तो आपका बिल्कुल अपरदन किसके द्वारा सबसे ज़्यादा होगा? लहरों के द्वारा होगा। अगला प्रश्न है, भारतवर्ष के पश्चिमी तटीय निम्नलिखित शहरों को उत्तर से दक्षिण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्या कह रहा है? पश्चिमी तटीय निम्नांकित शहरों को, ये पश्चिमी तटीय निम्नांकित जो शहर हैं इनको क्या करना है आपको? उत्तर से दक्षिण की क्रम में व्यवस्थित करना है, ठीक है। उत्तर से दक्षिण यानी इधर से इधर, उत्तर से दक्षिण के क्रम में। तो जरा देख लीजिएगा कौन कहाँ पड़ता है, इसके बारे में बात करते हैं।
पहले कह रहा है जंजीबारा, जंजीबारा की बात हो रही है तो ये मध्य प्रदेश के रायगढ़ जिले में स्थित है। कहाँ? महाराष्ट्र के, सॉरी महाराष्ट्र के, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के किस जगह में? रायगढ़ जिले में, रायगढ़ जनपद में है। ठीक है। इसके बाद में कुन्नूर की अगर बात, सॉरी कुन्नूर दे रहा है, कुन्नूर पड़ता है आपका केरल में। ठीक है, केरल के कुन्नूर जिले में ही है, केरल के कुन्नूर जिले में, कुन्नूर जिले का ही नाम कुन्नूर जो है जिले में ही है, और कुन्नूर, कुन्नूर ये जनपद भी है आपका। ठीक है, कुन्नूर, कुन्नूर जनपद में ही है। ठीक है। इसके अलावा दे रहा है नागरकोइल, नागरकोइल पड़ता है दोस्तों तमिलनाडु, तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले में, कन्याकुमारी जिले में। अब कन्याकुमारी देखो सबसे पीछे हो गया कि नहीं हो गया भैया, कन्याकुमारी की बात आ गई। फिर सिंधुदुर्ग की बात कर रहा है, यह भी आपका पड़ता है कहाँ? महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में पड़ेगा। और किस जनपद में पड़ेगा? सिंधुदुर्ग जिले में, ये जनपद का नाम ही है सिंधुदुर्ग जनपद। ठीक है। तो अब क्रम कैसे बन पाएगा आपका, तो ये आपको देखना होगा। सबसे पहले कौन आपका आ जा रहा है यहाँ पर, अगर देखेंगे तो जंजीबारा नंबर 1 आ जाएगा। किस पे? जंजीबारा नंबर 1 वाला, नंबर 1 पे आ जाएगा। दूसरे नंबर पे अगर बात करेंगे सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र में ही है, तो दूसरे नंबर पर ये हो जाएगा आपका, यानी चौथा वाला आपका ऑप्शन हो जाएगा, तो यानी 1 और 4 हो जाएगा। फिर इसके बाद में केरल चूँकि ऊपर पड़ेगा तो केरल आपका दूसरे नंबर पे आ जाएगा, यानी कि, और फिर तीसरे नंबर पे आपका ये हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या होगा? 1, 4, 2 और 3, 1 और 4, 2 और 3 का ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा। 1, 4, 2 और 3 देखिए डी ऑप्शन में है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 29 नंबर का प्रश्न है, इसमें कह रहा है आपको यत्र तत्र कुछ अनोखे डेनमार्क वासी मिल जाएंगे, परंतु उसका कारण यह है कि डेनमार्क की चौकी हुआ करती थी, डेनमार्क की चौकी हुआ करती थी। यह अनूठा नगर, उसका दुर्ग और सुंदर गिरजाघर, नया जेरूसलम, सोनी नहीं सूनी सड़कें होना चाहिए, सूनी सड़कें और उजड़ा तटाग्र होना चाहिए दोस्तों, तटाग्र सब मिलकर अद्भुत रत्न बन जाते हैं। हाँ ठीक है, अद्भुत रत्न बन जाते हैं। इस उक्ति में वर्णित स्थान है, किसके बारे में कह रहा है? तो ये जान लीजिए दोस्तों, ये बात हो रही किसके बारे में? तमिलनाडु के तट पे, केरल के तट पे, कर्नाटक के तट के बारे में बात हो रही है, और कह रहा है गोवा के तट में। तो ये बात हो रही है दोस्तों तमिलनाडु के तट की बात हो रही है। ये बात उन दिनों की है कि डेनमार्क के जो लोग हैं ना, वो क्या करते थे कि 1620 ईस्वी में डेनमार्क निवासी यहाँ आए थे। ठीक है, और 1845 ईस्वी में डेनमार्क लोगों ने कहाँ आए थे? ये तमिलनाडु के तट पर। ठीक है, अभी मैं बाकी डिटेल भी बता रहा हूँ आपको। 1620 ईस्वी में ये आए थे, और 1845 ईस्वी में डेनमार्क वासियों ने अपनी बस्तियों को, तमिलनाडु के तट पर स्थित जो बस्तियां हैं उनको अंग्रेजों को बेच देते हैं। ठीक है, और ये जो जब यहाँ पे 1620 ईस्वी में आए थे, तो तमिलनाडु के तट पर स्थित तरंगबाड़ी, ठीक है, एक स्थान पड़ता है तरगम बाड़ी, तरंग नहीं है, तरगम बाड़ी है, तरगम बाड़ी। ठीक है, ये जो प्लेस जो पड़ता है, ये जो क्षेत्र है तरगम बाड़ी क्षेत्र, एक तरह से कहिए ये डेनमार्क वासियों से के लिए जो है विख्यात है, जाना जाता है, फेमस है, प्रसिद्ध है कह सकते हैं। यहाँ पर यह है न्यू जेरूसलम चर्च जो है, इसके अलावा जेरवेन चर्च, यहाँ आदि प्रमुख इमारतें जो हैं डेनमार्क निवासियों के द्वारा बनाई गई हैं। और मैंने अभी जैसा बताया कि 1845 ईस्वी में इन लोगों ने अंग्रेजों को, डेनमार्क वासियों ने अपनी बस्तियों को अंग्रेजों को बेच करके वो चले गए थे। ठीक है दोस्तों, तो ये तमिलनाडु से रिलेटेड आपकी बात हो रही है, तमिलनाडु के तट से। और आज का आखिरी और 30 नंबर का प्रश्न है, इसमें कह रहा है क्वेश्चन कि जस्ट मिनट, हाँ ओके, सॉरी दोस्तों, प्रश्न कह रहा है कि दिए गए मानचित्र को ध्यान से देखिए तथा भारत के तटीय क्षेत्र पर के यह भाग क्या प्रदर्शित करते हैं। तटीय क्षेत्र का पर के यह भाग किस चीज़ को प्रदर्शित करते हैं? जो तटीय क्षेत्र पे दिखा रहा है, ये भाग किसको प्रदर्शित करते हैं? पहले कह रहा है समुद्री तटीय प्रदूषण क्षेत्र को। दूसरा कह रहा है लवण गहनता
सममान क्षेत्र को, और तीसरा कह रहा है वे क्षेत्र जिन जिन तक प्रभुसत्ता का विस्तार है, और चौथा कह रहा है अंतर्जलीय उच्चावच रेखा को। तो देखिए जरा सा, समुद्री तट प्रदूषण को तो बिल्कुल ही इंडिकेट नहीं कर रहा है, आप मैप में देख लीजिए। चलिए मैं आपको दिखाऊंगा। फिर कह रहा है लवणता गहन सममान रेखा को, ये भी आपको नहीं इंडिकेट कर रहा है। क्यों, यहाँ पर कैसे पता चलेगा? लवणता गहन के बारे में बिल्कुल नहीं दे रहा है। वे क्षेत्र जिन पर संप्रभुता, नहीं, बिल्कुल इससे कोई रिलेशन नहीं, तो तीनों नहीं है। अंतर्जलीय उच्चावच रेखा को, जी हाँ। अब अंतर्जलीय उच्चावच रेखा आप समझ रहे होंगे ये क्या कह रहे हैं। अरे भाई, जो सागर के अंदर जाते हैं ना, तो महाद्वीपीय मग्न तट, महाद्वीपीय मग्न ढाल, सागरीय मैदान और गर्त, ये इनके बारे में यहाँ दिया है स्ट्रक्चर। यहाँ पर देखिए ये क्या है, ये सब आपके मग्न तट हैं। ठीक है, इससे जुड़ा हुआ जो है आपका ये बूंदी बूंदी वाला हिस्सा है, ये ढाल वाला हिस्सा इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, और फिर इसके बाद में आपका सागरीय मैदान और गर्तों के बारे में यहाँ जिक्र किया गया है। तो ये आपका ऑप्शन जो है अंतर्जलीय उच्चावच रेखा के बारे में इंडिकेट कर रहा है। यहाँ पर ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। ये आईएएस में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, तो हमने इसको आपके लिए रख लिया था। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये सेगमेंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और बहुत अच्छी तरीके से आपने इस चीज़ को समझ लिया होगा, और आपके लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध होने वाला है ये। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना खूब ख्याल रखिए, मेहनत करिए, हमारे चैनल पर अपना प्यार, अपना साथ बनाए रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।